एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18। हम आपको पूरे पी ब्लॉक का नाम लिख के बता दे रहे हैं एक बार। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 13 आता है। चलिए, तो पी ब्लॉक एलिमेंट इतना ही है, देखो यहाँ लिखा हुआ है दिस ऑल आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक 6 ग्रुप आता है। हमने आपको समझाया है पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों आता है। क्यों आता है बच्चों? बिकॉज पी ऑर्बिटल के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है। सॉरी, इसको पी ब्लॉक तुम बोलते हो, पी सबसेल है। सॉरी, पी ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक तो ये है, इसको पी सबसेल बोलते हैं हम लोग। पी सबसेल है, ठीक है। सेल सबसेल समझता है, एटम के अंदर बड़ा सा सेल होता है ऑर्बिट, उससे छोटा सबसेल, ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, गोल गोल होता है, ये सबसेल है पी। इसका शेप कैसा होता है आपको ये भी पता होगा, पी ऑर्बिटल का शेप डम्बल होता है और ये 3 ओरिएंटेशन होता है, मतलब 3 तरह से इसको सजाया जा सकता है। पी ऑर्बिटल डम्बल को हम 3 तरह से रख सकते हैं, एक px, इसको px बोलते हैं, इसको py बोलते हैं और इसको pz बोलते हैं। px यानी तुम इस डंबल को x एक्सिस पे रख दो, py यानी y एक्सिस पे रख दो, pz यानी z एक्सिस पे। तो आप देख सकते हो एक ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, तो 1 2 3 सीधे समाएंगे क्लॉकवाइज वाले और 3 एंटी क्लॉकवाइज वाले। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं पी सबसेल के अंदर। पी सबसेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। 3 ऑर्बिटल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए पी के 6 लाइन है, याद रखना। अब देखो 13 14 15 16 17 18, ये 13 आ गया बाल गंगाधर इंडियन तिलक। नाम सुन लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर से नाम सुन लो, ओरिजिनल नाम बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर आ जाओ ग्रुप नंबर 14, कार्तिक, शिव, गणेश, शंख, पार्वती, ये ट्रिक हो गया। नाम सुन लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। ठीक है। उसके बाद ग्रुप 15 में आ जाइए। तो ग्रुप 15 में बच्चों आप देख लीजिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ये ट्रिक हो गया। बट इसको नाम याद करने का, नाम क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। आप जब भी लिखिए तो पूरा नाम लिखिए कॉपी में। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 पे आ जाते हैं, उस से टीपो, ये इसका ट्रिक है याद रखने का। और इसका नाम ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेरूलियम। फिर से सुने, टी वाले बहुत सबसे ज्यादा नाम है, इसलिए हम जोड़ कर रहे हैं। टेरूलियम, क्या नाम है, टेरूलियम और पोलेनियम। उसके बाद ग्रुप 17 पे आ जाइए, तो फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी है, या ऑटो भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंस्टेटाइन। यहाँ पर हीना, नीना और करीना का ऐसे ब्लैंक है, जेरोक्स रंगीन। फिर से हीना, नीना, करीना, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना का इसी को पढ़ो, जेरोक्स रंगीन, ठीक है। ये नोबल गैस है ग्रुप नंबर 18 का। असली नाम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। ये सब गैस है, मोनोएटॉमिक गैसेस इनको बोलते हैं, एक ही एटम में पाए जाते हैं। अब यहाँ से जो ब्लू मार्किंग किया वो मेटल है, जो ग्रीन मार्किंग किया वो मेटल वाइड। पी ब्लॉक में हमने आपको बोला था कि सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ऐसा सीरीज है, जैसे एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल मिलता है, डी ब्लॉक में सिर्फ मेटल मिलता है, बट पी ब्लॉक में मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटल वाइड भी तीनों मिल जाते हैं। सबसे बढ़िया ब्लॉक माना जाता है। ऊपर साइड में नॉन मेटल होते हैं, नीचे आओगे तो मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो ऊपर मेटल, फिर मेटल वाइड, फिर नॉन मेटल, सॉरी नॉन मेटल, मेटल वाइड, मेटल, यानी नीचे आने पे मेटल होने की गुण बढ़ रही है, समझा। पूरा पहले नॉन मेटल था, फिर बीच वाला हुआ आधा मेटल आधा नॉन मेटल, और फिर पूरा मेटल हो गया, मतलब किसकी गुण बढ़ रही है, मेटल की। ओके, तो ये हो गया। अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। 13 ग्रुप है, तो देखो टोटल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए लास्ट में सबके। तो यहाँ देखो NH2NP1 लिखा है, मतलब इन सबका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो S में 2 और P में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर NH2NP2, NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5, ऐसे एंड सो ऑन। ओके, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अभी ग्रुप 15 से चालू करेंगे। 13 14 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए, ओके। चलिए, तो हम लोग पहला ग्रुप चालू कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 15, जो कि 12वीं भी यहीं से चालू होती है, 12वीं में पढ़ाई। ग्रुप नंबर 15 बच्चों, इस ग्रुप का नाम है निकोजेन। निकोजेन का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो जहरीले होते हैं हमारे शरीर के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, या नाइट्रोजन और फास्फोरस जो कंपाउंड है, जैसे अमोनिया, यूरिया, ये सब हमारे लिए पॉइजन है। इसीलिए निकोजेन वर्ड का मतलब होता है पॉइजनस।
ठीक है, पॉइजनस है, इसीलिए इस ग्रुप को हम लोग निकोजेन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड निकोजेन बिकॉज दे आर पॉइजनस। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ग्रुप। जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो 15 है तो 5 आना चाहिए जोड़ के, तो NH2 लिख दो, 2 हो गया, और NP कितना हो गया 3, टोटल मिला के 5 हो गया ना, टोटल मिला के 5। यहाँ 5 मत भर देना, कुछ बच्चे जो क्या सोचते हैं कि लास्ट में 5, नहीं, ये दोनों मिला के 5 होना चाहिए, लास्ट ही है ये, तो यहाँ N है तो यहाँ भी N है। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन आता है, N फॉर नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, A से आर्सेनिक, SB एंटीमोनी, और BI बिस्मिथ। ठीक है, याद रखने का ट्रिक बहुत आसान है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, ये हो गया। अब इनका ये ट्रिक हो गया, ये नाम हो गया। अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान होता है, हम आपको ट्रिक सिखा दें। सबसे पहले आपको नोबल गैस लिख देना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। लिख दिए नोबल गैस हमने। पहले आपको नोबल गैस लिख देना है, उसके बाद ये फॉलो करना है, ध्यान देंगे, ये फॉलो करना है। यहाँ 2 नंबर पीरियड से चालू होता है, पीरियड नंबर 2 से चालू होता है। ठीक है, हम आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा दे रहे हैं। देखिए ये पीरियड नंबर 2 से चालू होते हैं सब लोग, हमने बताया था 1 नंबर ब्लैंक है, समझो बस इस कोने में 1 और इस कोने में 1 है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पीरियड नंबर 2 से चालू होता है, तो n का वैल्यू यहाँ 2 रख दो, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, 2s2 2p3। फिर उसके बाद यहाँ पर n का वैल्यू 3 रख दो, तो 3s2 3p3। तो 2s से चलता है, मस्त, 2sp चला। कोई पूछा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो ये लास्ट में जोड़ करके बताना दोनों को। क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट सेल, लास्ट सबसेल नहीं होता है, लास्ट सबसेल नहीं होता है। ठीक है, लास्ट सेल होता है, लास्ट सबसेल नहीं होता है। देखिए, तो लास्ट सेल होता है, सबसेल नहीं। देखो कोई सोच रहा है कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो गलत है, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर लास्ट सबसेल। P इज ए सबसेल नॉट सेल, क्लियर है ना? S और P दोनों मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिट, लास्ट सेल कौन सा है, सेकंड सेल, तो ये भी मिलाना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 2 और 3 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 है, सबके 5 होंगे, क्योंकि ग्रुप 15 में ही 5 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4s2 लिखेंगे, 4p3। अब देखो 3 से कम 2 होता है, 2 में D नहीं आता है, एक कम आता है, D जो होता है वो एक कम में भरता है। आपको याद होगा, नहीं याद है तो हम बता रहे हैं। देखो NS होता है, फिर NP होता है, फिर N-1D होता है, और N-2F होता है। मतलब यहां जितना रखोगे उससे एक कम, और यहां पर कितना कम, 2 कम F में, याद रखना, ये ट्रिक होता है। ओके, NS, NP, N-1D, N-2F ऐसे भरते हैं P ब्लॉक में। ये किसका आइडिया है, पूरा P ब्लॉक का, पूरा आइडिया P ब्लॉक का है। कुछ लोग इसको सामने लिखता है, ऐसे लिखते हैं N-2F, फिर N-1D और NS, और उसके बाद NP। ये ऑर्डर है बच्चों, ये ऑर्डर है। और D कहां से चालू होगा, 3 से, और F कहां से चालू होगा, 4 से। ये तो ज्ञान कल ही बताया था हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो क्वांटम नंबर के लॉजिक से है कि 3 से पहले 2D क्यों नहीं होता है। कोई पूछ लिया तो बता दोगे ना एजीमुथल क्वांटम नंबर देख के? ओके, तो यहां पर देखो 4 से कम 3D पॉसिबल है, तो 3D 10 भर के आएंगे हम। ठीक है, क्योंकि D पार कर चुके होते हो तुम। फिर यहां पर आओगे तो ये आएगा 5s2 5p3, यहां भी D भरेगा 4D। 4 से कम 3 में F नहीं होता तो वो नहीं भर सकता। फिर यहां पर आओगे तो 6s2 6p3, और उससे कम कितना होता है, 5D 10 और 4f 14। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत सीधी बात रखो यार, लास्ट वाले में F आता है, इन दोनों में D आता है, इन दोनों में S पे, ये दोनों एक जैसा, ये दो एक जैसा, और ये आखिरी एक जैसा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत आसान। अब 2 जगह चेंज हो रहा है, देखो हम यहाँ पर लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ SP के बाद अचानक से D आ गया, तो देखना बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर आपको दिखेंगे, याद रखना इसको। और यहाँ पर ध्यान दो,
यहां पर देखो ये दोनों एक जैसा था, अचानक से इसमें कौन आ गया, एफ आ गया। तो अचानक हुए परिवर्तन से कुछ ना कुछ तो परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप दो जगह ध्यान रखिएगा, अक्सर आपको यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा तो आपका जवाब ये एफ ऑर्बिट को जिम्मेदार ठहराना होता है। और यहाँ पर सवाल पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों हो गया, कोई पूछा फास्फोरस आर्सेनिक का कुछ भी सवाल, ऐसा क्यों हो गया, तो ज्यादातर केसेस में, आई एम नॉट टेलिंग 100% तुम ये बोलो, ज्यादातर केसेस में हम लोग डी को जिम्मेदार ठहराएंगे, डी ऑर्बिटल आने से ऐसा हुआ है। ठीक है, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा कॉन्फ़िगरेशन जिसको हमने बहुत बारीकी नजर से देखा है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रख जाइए कि ग्रुप 15 जो ग्रुप 15 है उसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन में पी हाफ फील्ड है। ठीक है, तो याद रखना क्या याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 NH2 NP3 have extra stability due to half filled p orbital। हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होने की वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी 15 ग्रुप की ज्यादा है 14 और इसके बाद 16 वालों से। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, जल्दी से आप नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, तो अगला प्रॉपर्टी है, पहला हमने पढ़ा है कॉन्फ़िगरेशन। देखो सारे क्वेश्चन का जवाब आपको कॉन्फ़िगरेशन में ही मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ग्रुप 15 का पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस। सबसे पहले चीज सुनेंगे कोवेलेंट रेडियस क्या है और क्यों आया। तो सबसे पहले हम लोग ना एक्चुअली साइज पढ़ रहे हैं, तो बार बार हम लोग बीच में कुछ ऐड करेंगे, मोटा मोटी चीजें लिख देते हैं, बाकी आप अच्छे से लिखना जब हम बोलेंगे तो कोवेलेंट रेडियस यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आप इसको एटॉमिक साइज बोल सकते हो, आप इसको एटॉमिक रेडियस की बात कर सकते हो। कोवेलेंट साइज का मतलब एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का ही मतलब है। चूंकि एटम गोल है तो गोल चीज की साइज का अनुमान रेडियस से लगाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, साइज जो एटम का नापा जाता है उसको नापने के अलग अलग तरीके बने हुए हैं। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा होगा, मेटल का जो साइज नापते हैं उसको मेटालिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, मेटल का साइज कैसे नापते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड जो होता है उस मेटालिक बॉन्ड का लेकर के आधा करते थे। ठीक है, और उसके बाद कोवेलेंट रेडियस कैसे निकलता है, तो नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, नाम से भी समझ रहा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड जब दो लोग बनाएंगे, शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग करके ऐसे चिपके रहते हैं, तो उनके बीच की दूरी लेकर के, देखो हमें समझाते हैं, जैसे दो एटम ऐसे चिपका हुआ है, तो इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी लेके आधा करते हैं, तो कोवेलेंट रेडियस निकलता है। ठीक है, और एक आता है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस नोबल गैस के लिए यूज होता है, बिकॉज वो लोग बॉन्ड ही नहीं बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाते, मेटालिक बॉन्ड भी नहीं बनाते, कोई बॉन्ड नहीं बनाते, तो उनका साइज कैसे नापेंगे, तो उनके लिए एक नया आइडिया बनाया गया, उनके मॉलिक्यूल का साइज नापा जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वंडरवाल रेडियस। मॉलिक्यूल नाम वंडरवाल से जुड़ा है, तुमको भी पता होगा। तो फिर से सुनेंगे कोवेलेंट नाम क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पर मोस्टली लोग नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साइज के जो नापते हैं साइज, वो कैसे नापते हैं, तो दो नॉन मेटल जब बॉन्ड बनाया है उनके बीच की दूरी को आधा कर देते हैं, तो उसको हम लोग कौन सा रेडियस का नाम देंगे, कोवेलेंट रेडियस। तो एक बच्चा बोला क्या मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस सेम है क्या, ये नापने के तरीके के हिसाब से नाम है क्या, नापेंगे तो सेम ही आएगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि नापने के तरीका पर निर्भर करता है कौन सा चीज कम ज्यादा आएगा। जैसे इसको देखो, नॉन मेटल बॉन्ड बनाता है तो चढ़ गया एक दूसरे पे, ऐसे जब चढ़ गया तो ऐसे चढ़ा हुआ है, और तुम इसका दूरी लिए न्यूक्लियस का और आधा किए तो एग्जैक्ट नहीं आया, क्योंकि ये देखो इतना कॉमन था, दिख रहा है ना बीच में इतना सा एरिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट साइज आया होगा कि नहीं आया होगा ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो ये एक का साइज अगर 2 पिकोमीटर है, तो 2 का साइज 4 होना चाहिए, तो यहां पर आएगा 3.5, तो बोला क्यों, वो उतना एरिया तो एक के ऊपर एक है, वो तो लगभग में आता है, अप्रॉक्स में तो चलता है, एटम है भाई, एटम में तो अप्रॉक्स भी बहुत है, कोई एटम दिखता तो है नहीं, अनुमान में ही सब काम चलता है। तो इसलिए याद रखो कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस और क्या वंडरवाल रेडियस, सबका वैल्यू सेम नहीं हो सकता, सबके वैल्यू कम ज्यादा होंगे, बट ये सब नाम बनाए किसके लिए, यूज कब करना है ये ध्यान रखना है। कोवेलेंट रेडियस नाम कब यूज करेंगे, जब नॉन मेटल की बात होगी, तो ये नॉन मेटल है सब इसमें मोस्टली, इसलिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 70, और ये दिख रहा है आपको कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑन मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। यहाँ लिख लीजिए क्या, ऑन मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इंक्रीज तो हो रहा है बट ये इंक्रीज रेगुलर नहीं है, कुछ होने वाला।
ये आपको समझ गया कि साइज बढ़ता है, राइट। बट ये इंक्रीज रेगुलर नहीं है बच्चों। आप देखो यहाँ पे 70 से 110, फिर 120, यहाँ कम इंक्रीज है, यहाँ लिख दिया हमने। तो यहाँ से यहाँ सबसे ज्यादा इंक्रीज है, फिर यहाँ से यहाँ स्मॉल इंक्रीज है, सब लिख दिया हमने। और यहाँ से यहाँ भी नॉर्मल इंक्रीज, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो नॉर्मल इंक्रीज। और यहाँ से यहाँ फिर स्मॉल है, वेरी स्मॉल, सबसे कम। अब सवाल है ज्यादा कम क्यों चेंज हो रहा है, तो हम लोग समझते हैं चेंज क्यों हो रहा है, पहले ये समझते हैं। देखो चेंज होता है सेल बढ़ने की वजह से, यहाँ लिखा है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल। आपको भी पता, अभी आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, अभी आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ध्यान दो। इसके कॉन्फ़िगरेशन में 2s2 2p3 आया था, इसके कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 3p3 आया था। इसका मतलब इसमें 3 सेल है, इसमें 2 सेल है, सेल बढ़ रहा है, ऑर्बिट बढ़ रही है, ये यहाँ लिखा है। तो यहां से आते वक्त साइज क्यों बढ़ा, सेल बढ़ने की वजह से। बहुत अच्छा। यहां पर देखते हैं आगे हम लोग, फास्फोरस से जब आर्सेनिक आए तो थोड़ा सा ही क्यों इंक्रीज हुआ भाई, यहां भी तो सेल बढ़ा। अब बच्चा बोलेगा सर यहां भी तो सेल बढ़ा, तो अब इधर आओ, यहां पर क्या हुआ है, ड्यू टू बैड सील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सब सेल। अब ये क्या है, थोड़ा सा इधर समझते हैं। देखिए ये आपके एटम की बनावट है, थोड़ा सा इसको ना अच्छे से भी बताएंगे थोड़ी देर में, बस यहाँ के लिए शॉर्ट में समझते हैं। देखिए एटम की बनावट है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बहुत अच्छा, ये तो सब लोग जानता है। बट क्या तुम इस बारे में कभी सोचे हो, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करता होगा? बिल्कुल करता होगा, माइनस माइनस है। तो समझना ध्यान से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट वाले सेल की बात करो, साइज तो इसी से डिसाइड होगा ना, लास्ट वाले से, साइज तो लास्ट वाले सेल से डिसाइड होगा ये कितना फैला है। तो लास्ट वाले सेल पर अगर आप देखोगे, यहां हमने बनाया है, देखो ब्लू पेन से अट्रैक्शन, यानी इस पे खिंचाव का भी बल लग रहा है और रिपल्सन का भी बल लग रहा है। और चूंकि अट्रैक्शन ज्यादा है इसीलिए बंधा हुआ है, रिपल्सन ज्यादा रहता तो भाग जाता, घूमता क्यों, तो अट्रैक्शन ज्यादा है इसीलिए चारों तरफ घूम रहा है। बट अगर मान लो ये रिपल्सन नहीं रहता तो अट्रैक्शन ज्यादा होता ना, तो जितना इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, देखो अब क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। देखना, अगर हम आपसे पूछे कि टोटल फोर्स बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि नेट फोर्स बताइए, इस पे टोटल कितना फोर्स, तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मान लो कोई एक बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन अट्रैक्शन लग रही हो और 3 न्यूटन रिपल्सन लग रही हो, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, माइनस कर देंगे, अपोजिट है 10 - 3। तो यहां पर भी वही होगा। अगर आपसे हम एफ नेट पूछें किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, तो आपको क्या बताना होगा कि एफ अट्रैक्शन वाला माइनस एफ रिपल्सन वाला, एफ रिपल्सन वाला, यही होगा ना भाई टोटल फोर्स। अच्छी बात है। अब सुनना, अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करता होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको, मतलब सब माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बताओ जब माइनस चार्ज की संख्या बढ़ेगी तो फोर्स तो बढ़ेगा, जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा ना। तो तुम बताओ एस में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2 गो, पी में कितना आता है, 6 गो, और डी में 10 और एफ में 14। तो जब जैसे जैसे डी ऑर्बिटल आएगा, मान लो इसमें डी आ गया, समझना इसमें डी आ गया, यहां पर D10 भर जाता है, याद होगा आपको, यहां से आते समय D10 हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन में आप देख लीजिए 3D10। तो जब 3D10 आया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई 3 में, तो सब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगे, रिपल्सन। और रिपल्सन क्या करेगी, इस फोर्स को घटाएगी। मान लो पहले रिपल्सन 3 हो रहा है, अब रिपल्सन बढ़ के 4 5 6, तो तुम्हारा अट्रैक्शन कम हो रहा ना। तो ये जो अट्रैक्शन है ना बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ये आपको जेड इफेक्टिव बोला जाता है। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आपका जेड इफेक्टिव, मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर या किसी भी सेल पर, ऑर्बिट पर जितना टोटल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा, माइनस करने के बाद रिपल्सन वाला, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, क्लियर हुआ। दूसरी बात, शील्डिंग किसको बोलते हैं, ये जो रिपल्सन हो रहा है ना वो शील्डिंग है, समझ में आया। रिपल्सन को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी थोड़ी देर में समझेंगे, अभी आप थोड़ी देर में समझिए कि जो रिपल्सन हो रहा है यही आपका शील्डिंग है, और रिपल्सन बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है तो शील्डिंग कैसे बढ़ेगा, दिमाग में लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर एस ऑर्बिटल आया तो शील्डिंग 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कम रिपल्सन करेगा। पी आया 6 इलेक्ट्रॉन कम करेगा, इवन एस से तो ज्यादा करेगा लेकिन कम करेगा। फिर डी आया, किसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो बढ़ाना रिपल्सन। जितना रिपल्सन बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन को क्या करेगा, घटाएगा। जितना रिपल्सन बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन को घटाएगा, जेड इफेक्टिव को घटाएगा, समझ में आ रहा है ना, नेट अट्रैक्शन को घटाएगा। अच्छा, जितना अट्रैक्शन कम होगा साइज बढ़ेगा।
समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको? नहीं आ रही है? बताओ बच्चों। और स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट और कोही स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। स्क्रीन करना और सील्ड करना एक ही वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? घेरना, घेरना, राइट। सील्ड करना, स्क्रीन करना, स्क्रीन कवर। तो ये घेरते कैसे हैं ये लोग, ध्यान से देखेंगे। तो होता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये घेर लिया, तो ऐसा समझो इसने इसको रिपेल कर दिया ना। घेर लिया मतलब न्यूक्लियस तक पहुंचने से रोका, इसके न्यूक्लियस के इसके फोर्स को घटाया, इसी को स्क्रीन करना बोलते हैं। तो बोलते हैं हम लोग द डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and valence electron, शॉर्ट में लिखते हैं हम थोड़ा, V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू inner cell electron is called screening effect और सील्डिंग इफेक्ट। द डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी हुआ ना, यहां सिखा रहे थे हम, अभी लिखा भी है। तो मैं अगर ये रिपल्सन नहीं होता तो कमी नहीं होता ना, समझ में आ रहा? पूरा का पूरा अट्रैक्शन, लेकिन अभी तो कम होगा। ये इसको धकेल के, कौन किसको धकेल रहा है? देखो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को धकेल रहा है, ये बात क्लियर है ना? अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को धकेल रहा है, तू भाग दूर, और धकेल के साइज बढ़ा सकता है ना। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है, द डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी हो जाती है। किसके किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स है, ये देखो माइनस मतलब डिक्रीज ही बोलते हो ना, यही डेफिनेशन लिखा है। माइनस मतलब डिक्रीज, इसको लिख दिया हमने, माइनस एफ को ही लिखा, देखो माइनस मतलब डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा रहा हो? अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके वजह से घट रहा है? ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन के वजह से, अंदर वाला डिस्टर्ब करता है। समझ में आया ना? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जैसे 3D वाला किसको रिपेल करेगा? 4s को करेगा। 3D वाला किसको रिपेल करेगा? 4s को। 3 वाला 4 को करेगा, 4 वाला 4 को नहीं कर सकता, 4 वाला किसको करेगा? 5 को। ये अंदर वाले को रिपेल करके कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, समझ रहा है ना? नहीं समझा? मान लो ये इसको रिपेल किया तो क्या बिगड़ गया? उससे फायदा ही हो गया उसको। तो कैसे फायदा हो गया? देखो ये इधर धकेला, ये भी इधर धकेला, दोनों जुड़ जाएगा। वेक्टर समझता है ना? फोर्स में वेक्टर रूल लगता है, एक फोर्स इधर दूसरा भी इधर, तो प्लस हो जाएगा। घटेगा कब? जब दूसरा कैसा हो? उल्टा। उल्टा कब होगा? जब अंदर वाला धकेलेगा किसको? बाहर वाले को। क्लियर है क्या? सभी लोग हाँ करेंगे? क्लियर है कि नहीं है? बताओ क्लियर है कि फिर से एक बार बताएं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको जब धकेलेगा, ऐसे धक्का मारेगा रिपल्सन, तो ये इधर चला जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस उधर ही खींच रहा है। तो इसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अंदर वाले को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बताओ। अरे इसको इसने भी धकेला और ये भी खींच रहा है, तो इसको क्या हुआ? अट्रैक्शन ज्यादा हुआ कि कम हुआ? अट्रैक्शन ज्यादा हुआ ना। तो बाहर वाला जब धकेलेगा अंदर वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है? अब देखो उल्टा सोचो, देखो इस पर सोचो, इसको इसने इधर फोर्स लगा दिया इधर की तरफ, और न्यूक्लियस किधर लगा रहा था? इधर। तो न्यूक्लियस इधर लगाया 10 न्यूटन, धकेल दिया 3 न्यूटन इसने, अंदर वाले ने 3 धक्का मार दिया। समझ रहा है ना? ये इसको धक्का मारा, हम इधर एरो बना रहे हैं, समझता है फिजिक्स को इतना। तो इसका फोर्स कम हो गया कि नहीं हो गया? 10 लग रहा है क्या अभी? क्या इस पे अट्रैक्शन 10 लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। कितना लग रहा है? तो क्या हो गया? इसने इसको रिपेल किया तो अट्रैक्शन फोर्स, इसने इसको, इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब रिपल्सन किया तो क्या हो गया? फोर्स आपका
बोलो बढ़ गया घट गया? कम हो गया, कम हो गया बच्चों, कम हो गया। इसी डिक्रीज हो जाने के प्रोसेस को, ये जो अंदर वाला रिपेल करके बाहर वाले को इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स घटा देता है उसी को शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो आप डायग्राम देख सकते हो, बना हुआ है, बोलोगे तो हम फिर से बना दे रहे हैं। देखिए फिर से डायग्राम बना दे रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है? प्लस जेडी। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है? प्लस जेडी। समझता है नहीं है? जेड एटॉमिक नंबर है और ई चार्ज ऑन ए वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे ई चार्ज होता है, सबको पता है ना। और जेड एटॉमिक नंबर, 10 को प्रोटॉन है तो 10 ई। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, एक अंदर सेल बनाओ और एक बाहर सेल बनाओ। देखो इधर ध्यान से सभी लोग, यहां एक इलेक्ट्रॉन आप बना लीजिए, यहां मत बनाइए, यहां बना लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, दो, और यहां एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला। ठीक है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये हो गया एफ अट्रैक्शन। क्या हो गया बच्चों? ये एफ अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है बताओ? इधर रिपेल कर रहा है, धकेल रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन भी इसको क्या कर रहा है? इधर रिपेल कर रहा है। तो इस तरह से ये दोनों मिलके इसके खींचने वाले फोर्स को घटा देंगे ना। ये डिक्रीज हो जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जितना डिक्रीज हो गया उतना शिल्डिंग इफेक्ट हो गया। ज्यादा डिक्रीज होगा तो बोलेंगे शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, सबको समझ में आ गया? अब एक बात समझेंगे, अब एक बात समझेंगे। अब इसका मतलब कि इनर ऑर्बिटल, देखो ये इनर है, इनर सेल है, और ये आउटर सेल है। तो इनर वाला रिपेल करता है आउटर को, ये बात क्लियर हो गया? आउटर वाला इनर को करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमने दिखाया तो अच्छा ही है उसके लिए, और बढ़ेगा अट्रैक्शन उसमें। समझ में आया था ना? अभी बाहर वाला अंदर वाले को धकेलेगा तो कोई नुकसान नहीं है, अंदर वाला बाहर वाला धकेलेगा तो नुकसान है, उसका फोर्स घटेगा, न्यूक्लियस की तरफ फोर्स कम हो जाएगा। तो इनर वाले की बात हम लोग करते हैं। तो ये जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है, ध्यान सुनेंगे, दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहले, अगर देखना इधर, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल इंक्रीजेस, ये जो अंदर का सेल है उसमें अभी 2 गो इलेक्ट्रॉन है, 2 गो रिपेल कर रहा है। अच्छा 3 गो रहता तो तीनों करता, 4 रहता तो चारों करता। इस बेचारे की दुर्गति हो जाती, दुर्गति हो जाती कि नहीं हो जाती? अभी 2 ही लोग धर लती आ रहा है, 4 लोग लती आएंगे, लाते खा के मर जाएगा वो। तो इसका मतलब कि अंदर वाले ऑर्बिटल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे वैसे वैसे रिपल्सन बढ़ेगा। एक एक चीज समझो, ये एरो को देन पढ़ते हैं। देन फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा। जैसे जैसे रिपल्सन बढ़ेगा, ध्यान से समझना, जैसे जैसे रिपल्सन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो अट्रैक्शन तो कम होगा ना, ये एफ नेट कम होगा कि नहीं होगा? नेट फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा हो क्या होगा? नेट फोर्स को ही हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं क्या? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर तुम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को नहीं जानते हो तो उसका भी डेफिनेशन लिख लेना। न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं? कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। सब बताते हैं हम, एक सेकंड रुक जाओ। शिल्डिंग इफेक्ट क्लियर हो रहा है क्या? बताओ बच्चों। तो पहला एक इस पे डिपेंड कर रहा है, देखो हम 1 लिख रहे हैं। पहला एक डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल, अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है उस पे निर्भर करता है, उस पे निर्भर करता है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताएंगे। दूसरा डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है, ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। इट डिपेंड्स ऑन ठीक है, इसके बाद सुनेंगे। इट डिपेंड्स ऑन जेड, जेड पे डिपेंड करता है। जेड यानी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इसी एटॉमिक नंबर को हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं। ठीक है, इधर सुन लो, न्यूक्लियर चार्ज क्या है?
न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस पे, चार्ज यानी चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। या इसको कोई ऐसा भी लिख देता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। याद रखो न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला क्या है, ZE। यहां लिखा है ना हमने, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, ZE। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है बच्चों, प्लस ZE। अब आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ठीक है। अभी हमने बताया था जेड इफेक्टिव यानी नेट टोटल, यहां तो लिखा है F नेट, यानी घटने के बाद जो फोर्स बचा उसमें। देखो द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज या द रिड्यूस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, reduced nuclear charge due to shielding effect, the reduced nuclear charge due to shielding effect। shielding effect समझ रहा है, रिपल्सन। shielding effect जब भी आए इसका मतलब रिपल्सन, is called effective nuclear charge। is called effective nuclear charge, ठीक है। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला भी है इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z जहां पर Z क्या है, Z ये है न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा क्या है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। सिग्मा डिपेंड करता है फोर्स ऑफ रिपल्सन, समझ रहा है ना। इस रिपल्सन को ही तो स्क्रीनिंग बोलते हैं, रिपल्सन को ही क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग। चलिए अब पूरी बात एक बार अपने देहाती भाषा में समझते हैं, देहाती भाषा में एकदम मजा आ जाएगा। तुम बोल रहे हो कि क्या सर पचा दिए माथा, नहीं तुम्हारा माथा गज पचा गया होगा। मेरे को भी जब पहली बार टीचर पढ़ाया ना तो साला गोल गोल घूम गया दिमाग में, अरे क्या पढ़ा दिया यार, कौन बड़ा कौन घटा। जब हम एकदम गौरानी भाषा में बात करते हैं, इधर सुनो रे, चलो सभी लोग ध्यान दो। तो सब लोग बचपन से ये इसको समझता है, बाकी ये दो चीज नया समझता नहीं है। चालू कर रहा, हाँ ठीक है। तो ये दो चीज आप बचपन से एक चीज समझते हो, ये देखो सबसे सिंपल बात कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचता है, ये परम सत्य और ये हम जानते हैं, बराबर। तुम प्रफुल्ल के घर गए और तुमको पता चला कि प्रफुल्ल के घर वालों में बहुत एकता है, बाहर से दिखते सब लोग एक साथ रहते हैं, वो कंबाइंड फैमिली, अपने को लगता है बाप रे बहुत अच्छा आइडियल घर होगा। आप घर गए तो पूरा एकता ऐसा आप मान रहे हैं। जब आप घर में गए तो असली बात पता चली। क्या बात पता चली कि घर में दो परिवार है, जो दो भाई वो आपसी में बनता नहीं है, थोड़ा थोड़ा झगड़ा होता है बात बात में, समझ में आ रहा। तो आपसी जो झगड़ा है जिससे रिश्ता थोड़ा कमजोर होते जा रहा है, एक दिन बंटवारा हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, समझ में आया, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जो आपसी झगड़ा होने की वजह से जो रिश्ता उनका कमजोर हुआ है, जो प्रेम पहले 5 साल बाद था, अभी 5 साल बाद थोड़ा शक रहता है, वो कुछ बोलता है तो शक करता है, पता नहीं सही बोल रहा होगा कि झूठ बोल रहा होगा मेरे बारे में। तो वो जो अभी प्रेम बचा है वो क्या आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, समझ में आ गया क्या। नहीं यार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, प्रफुल्ल का अच्छा एग्जांपल नहीं जाता।
तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा न्यूक्लियर जितने फोर्स से, जो आप सोच रहे हो वो है न्यूक्लियर। आप ये सोच रहे हो, बट असली में ऐसा होता नहीं है कभी भी। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं। अच्छा, ये असली में किसमें होगा पता है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, दो ही इलेक्ट्रॉन हो, तो रिपल्सन नहीं के बराबर है। लेकिन जैसे सेल बढ़ने लगता है, इधर ध्यान दो, सेल 1 2 3 सेल आने लगे तो सब आपस में एक दूसरे को रिपेल भी करना चालू कर देते हैं। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल करता है, उसी रिपेल करने की आदत को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आया? रिपल्सन की वजह से ना फोर्स घटेगा अट्रैक्शन वाला। यहाँ क्या लिखा है, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का फोर्स जो घट जा रहा है, और ये घट जाने के प्रोसेस को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। मतलब क्यों घट रहा होगा, रिपल्सन से, यानी हम लोग बोल सकते हैं ना रिपल्सन को बोलते हैं स्क्रीनिंग। क्लियर हो गया? सीधी बात रखना कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा अंदर अंदर, दिमाग में डालो इसको, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा अंदर अंदर, परिवार में जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतना झगड़ा होगा। ये बात तो पक्का है ना? पक्का है कि नहीं है? पहले दो भाई थे, उनके शादी हुई, दो बीवी आ गई, बच्चे हुए, दो और आ गए, ले 6 लोग हो गए। अब तो झगड़ा होगा, बच्चा बच्चा झगड़ा करेगा, बीवी बीवी झगड़ा करेंगे, फिर भाई भाई भी हो जाएगा अंत में। बराबर है कि नहीं? भाई भाई तो एक साथ थे पहले। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट चल रहा है परिवारों में भी, दिख रहा है ना? फैमिली में भी तुम्हारे स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है। पैदा हुए तो दो भाई, खूब प्रेम था बचपन से, जवानी तक आते आते न्यूक्लियर चार्ज था। जवानी के बाद शादी हुई, मेंबर बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, सील्डिंग इफेक्ट चालू हो गया, आपस में रिपल्सन, लो वो उसकी बीवी उसको झगड़ा कर रही। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, रिपल्सन बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, तो जो घट रहा है, फोर्स घट रहा है ना भाई, रिपल्सन बढ़ रहा है तो अंदर खींचने वाला फोर्स घट रहा है, तो जो घट के बचा, जितना घट के बचा, मतलब समझ रहा है, पहले 10 से खींचता था, अब 3 माइनस हो गया, 7 बचा, तो 7 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ, और रिपेल हुआ, 5 कम हो गया तो 5 ही बचा, तो 5 हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ गया ना कि नहीं आया? अभी भी आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ना बोलेंगे? ये फार्मूला हमने अभी दूसरे रूप में लिखा था। क्या लिखा था यहाँ पे, एफ नेट इक्वल टू एफ अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन लिखे थे ना, उसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखे हैं। जेड इफेक्टिव यानी लगने वाला टोटल फोर्स इक्वल टू, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है अट्रैक्शन, और ये क्या है रिपल्सन। देखो यहाँ लिखा है जेड न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है यहाँ पर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सब लिखा है भाई। और सिग्मा, सिग्मा यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, ये डिपेंड करता है रिपल्सन पे, लिखा तो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन पे। अब सवाल है स्क्रीनिंग इफेक्ट कब कम ज्यादा होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए अंदर भी इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। ये बात क्लियर हो गया? परिवार में सदस्य बढ़ेगा, अभी तो हम समझा रहे थे आप, इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो रिपल्सन ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। ये देखो रिपल्सन बढ़ेगा तो एफ जेड नेट फोर्स, जिसको हम जेड इफेक्टिव बोलने वाले हैं, वो घटेगा। क्लियर हो गया? सबको ये बात क्लियर हो गया? क्या कोई बार बार इस भाषा का उपयोग किया जाता है केमिस्ट्री में? बोलो बच्चों, क्लियर हो? तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, मतलब जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमेशा याद रखना। नेट फोर्स यहां बोल रहा है ना, तो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, अगर नहीं समझ रहा तो इस वर्ड को उठा के यहां कॉपी पेस्ट, ये देखो, न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको ना सीधी बात में याद रख सकते हो, ये नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रख सकते हो, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब टोटल अभी जो लग रहा है, जो हम उम्मीद किए तो वो ये है, लग जो रहा है वो ये है, जो कम हो गया वो ये है, कितना कम हो गया। आ गई समझ में? तो अब मेरे को बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, कि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा, इधर ध्यान दो रे, शिल्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, शिल्डिंग इफेक्ट कैसे बढ़ता है ये क्लियर हो गया? यहां लिखा है देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल इंक्रीजेस देन रिपल्सन इंक्रीजेस यानी शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। क्लियर हो गया? रिपल्सन को शिल्डिंग बोलते हैं, ये बात क्लियर हो गया? रिपल्सन को क्या बोलते हैं हम लोग? शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ा, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बताइए? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ा और शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या होगा? बताओ बच्चों, बाकी लोग भी बताओ, बोल नहीं रहे सब। अगर दो बातें समझ में आ रही है, अगर आपने सिग्मा इंक्रीज कर दिए, सिग्मा कैसे इंक्रीज होगा? रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, बराबर? रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया,
सिग्मा बढ़ गया, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। देन जेड इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? डिक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, याद रखना। और दूसरा पॉइंट, अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन घट गया, कम हो गया, यानी सिग्मा डिक्रीज हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जेड इफेक्टिव पे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल सी बात है यार, इतना तो बढ़िया बता दिया मैं तुमको। न्यूक्लियर चार्ज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगा रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, हटा रहा है, रिपल्सन जो कम कर रहा है फोर्स, इतना फोर्स कम हो रहा है, और ये हमको जो मिल रहा है असली में हमको मिल ये रहा है। समझ में आ गया? सब लोग बताएंगे आया क्या समझ में? कुछ लोग बोल रहा तो नहीं आया, वो बताएगा आया क्या समझ में?